सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार, स्वागत करता हूं कैलविन कॉमर्स में। तो बच्चों, मैं लिया हूं पब्लिक डिमांड पर वन शॉट वीडियो। किसका? हमारा, जी हाँ, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ क्या मैनेजमेंट। जी हाँ, पब्लिक की बहुत बार डिमांड है कि गुरुजी लाइव तो बहुत हो चुके हैं, अब एक काम कर दो, एक आधा वन शॉट वीडियो डाल दो। रातों को कभी कभी ना नींद नींद जो है आ जाती है, तो लाइव वीडियो नहीं देख पाते हम, और लाइव का मजा लाइव में आता है। तो हमें कुछ ऐसा कंटेंट दो जिसके अंदर हम लोग सब कुछ कवर कर लें एक बार में। तो भैया उसी कंटेंट को हम लोग कवर करने के लिए क्या लेके आए मेरे बच्चे? वन शॉट वीडियो लेके आए। इसके अंदर आपका पूरा चैप्टर वन टाइम में का कंप्लीट होगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। अगर छूटे तो मुझे बताना, मैं हूं आपके साथ, ठीक है। तो चलो बच्चों, शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट करें। जी हाँ भाई, चैप्टर का नाम क्या हुआ? मैनेजमेंट है। पहले मैनेजमेंट को समझ लो। मैनेजमेंट होता क्या है भाई? मैनेजमेंट है चीजों को मैनेज करना। भाई हॉस्पिटल ले लो, स्कूल ले लो, है ना, आपका घर ले लो, आपके घर में अगर कोई शादी भी हो रही है उसको ले लो यार, मैं तो कह रहा ट्यूशन ले लो, मैं तो कह रहा कैलविन को ले लो। हर एक चीज अपने एक प्रॉपर मैनेजमेंट से चलती है। मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा? हर चीज का एक अपना सही जगह पे क्या होता है? टाइम होता है, काम को करने का तरीका होता है, काम को कौन करेगा, किसके द्वारा किया जाएगा, और उसका डिजायरेबल रिजल्ट क्या रहेगा। तो ये सब कुछ चीजें जो होती है मैनेजमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं? मैनेज करना सीखते हैं। तो बच्चों आओ शुरुआत करते हैं, जानते हैं किताबी ज्ञान क्या कहता है मैनेजमेंट के बारे में। लेकिन किताबी ज्ञान और रियलिस्टिक ज्ञान में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, दोनों ही चीजें एकदम सिमिलर है। बस ये कि हमें अप्लाई करना कैसे आता है, ये बहुत बड़ा क्या हमारे पास टास्क रहता है कि भाई हम मैनेजमेंट पढ़ तो लेते गुरुजी, अप्लाई कैसे करें। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप जेन्युइनली दिमाग से सोचेंगे ना, तो मैनेजमेंट आपको अपने घर से लेके, स्कूल से लेकर, हॉस्पिटल से लेके मंदिर मस्जिद तक में भी आपको क्या दिख सकता है? मैनेजमेंट दिख सकता है। ठीक है जी, चलिए आइए देख दो बच्चों क्या कहता है। पहला डेफिनेशन है, कहता है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। क्या प्रोसेस है? कि आपको वर्किंग विद एंड थ्रू द क्या अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय द एफिशिएंटली यूजिंग द लिमिटेड रिसोर्स। देखो यहाँ पे एक बात करेगी, ये बहुत छोटी सी, कि आपका बदलता वातावरण है। ऑब्वियस सी बात है, आपका बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? लगातार चेंज होता रहता है, आए दिन चेंज होता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो हमें अपने बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव है वो प्राप्त करने हैं। लेकिन सर कैसे? इफेक्टिवली का मतलब क्या होगा? टाइम पे प्राप्त करने हैं, ठीक है। और एफिशिएंट का मतलब क्या होगा बेटा? कम से कम कॉस्ट पे काम करते हैं, कम प्राप्त करने हैं, यानी कि लो कॉस्ट। क्या होगा बेटा? लो कॉस्ट। ये लो कॉस्ट की बात कर रहा है, और ये मेरे बच्चे किसकी बात कर रहा है? टाइम पे की बात कर रहा है। इसका मतलब सर जी समझ में नहीं आया, समझाओ मैं दोबारा, सुनो ध्यान से। यानी कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट, यानी कि आपने जो आपका बिजनेस है उसने क्या सेट कर रखा है कि अभी हम एक महीने में 2 लाख सामान बेचेंगे, 10 लाख का सामान बेचेंगे, या पूरे साल में हमारा 10 करोड़ का टर्नओवर होगा, 20 करोड़ का टर्नओवर होगा। तो वो पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इफेक्टिव और क्या एफिशिएंट तरीके से काम करेंगे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में। किसमें बेटा? अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में। और किसमें? द चेंजिंग एनवायरनमेंट, जहां बदलते एनवायरनमेंट में। तो बदलते एनवायरनमेंट में हम लोग क्या करना है? अपने काम को समय पूरा करना है, साथ ही साथ मेरे बच्चे किस पे करना है? लो कॉस्ट पे करना है, ताकि हमारा काम क्या हो? कम से कम कॉस्ट पे पूरा हो। जिससे क्या होगा? जो हमारे गुड्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है उनकी कॉस्ट भी क्या कम होगी। जब उनकी कॉस्ट कम होगी तो भाई जो मार्केट में जो कस्टमर है उसको भी क्या मिलेगा? कम कॉस्ट पे मिलेगा। और जब जाहिर सी बात है जो चीज जितनी कम कॉस्ट पे अवेलेबल होती है, पब्लिक आज की डेट में उसी के पीछे करती है, भागती है, ठीक है। जैसे यूट्यूब है, अब यूट्यूब आज की डेट में क्या है? कम से कम कॉस्ट पे अवेलेबल है। तो जाहिर सी बात है सब बच्चे करते हैं आज की डेट में। अगर ऑफलाइन में मजा नहीं आया तो चलो ऑनलाइन तो है यार, क्या दिक्कत है, पढ़ लेंगे। अगर ऑफलाइन महंगा पड़ता तो क्या पढ़ लेंगे? ऑनलाइन पढ़ लेंगे, है नहीं है। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब इसके बारे में कुछ और बातें करते हैं। कहता है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। इसका मीनिंग क्या? सर मीनिंग सिंपल सा है, ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर हमें क्या करना है? अपने एम को अचीव करना है, जो हमारा गोल है उसे अचीव करना है, इफेक्टिव भी और क्या एफिशिएंट तरीके से भी। अभी जैसे कि मैंने आपको समझाया, इफेक्टिव क्या हो गया, एफिशिएंट क्या हो गया। इफेक्टिव हो गया बेटा टाइम पे करना है, और एफिशिएंट क्या हो गया मेरे बच्चे? जी हाँ, कम से कम कॉस्ट पे करना है। दैट इज कॉल्ड क्या मेरा? इफेक्टिव एंड क्या एफिशिएंट। अब इसके अंदर देखो 3 चीज शामिल कर गई। एक तो प्रोसेस शामिल करा गया मैनेजमेंट के अंदर। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये बच्चे कि आपको पहले प्लान करना है कि आपको क्या करना है, कब कैसे करना है, कैसे करना है ना। फिर उसे ऑर्गेनाइज करवाना है, यानी करवाना है। फिर लोगों को बुला के लाना, भर्ती करो, फिर उनको समझाओ कि आपको काम किस तरह से करना है। ये सब क्या बेटा? आपका प्राइमरी प्रोसेस है, प्राइमरी फंक्शन है। और अंत में आप क्या करोगे? कंट्रोल करोगे। कंट्रोल का मतलब ये हो गया कि आपने जो डिजायरेबल रिजल्ट सोचा था, क्या आप उसके आसपास आए कि नहीं आए। अगर आ गए तो अच्छी बात है, और नहीं आए तो क्यों नहीं आए। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस वहां से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा ना, नेक्स्ट इफेक्टिवनेस। अब इफेक्टिवनेस कहता है, बड़ा सिंपल है, भी समझा दो मैंने आपको। जैसे कि मान लो मुझसे कहा गया, अब हमारे प्यारे प्यारे दोस्त है एक सौरभ सर, मैं नाम लिखना चाहूंगा यहाँ पे, सौरभ। ये मेरे दोस्त है एक सौरभ सर। ये क्या कहते हैं मुझसे कि भाई कुलदीप सर, आज मान लो
आपको एक दिन के अंदर कम से कम आपको 10 क्या करनी है, वीडियो बनानी है। तो उन्होंने मुझसे ये वाली बात बोली, तो मैंने कहा 10 वीडियो करा, हाँ कॉस्ट कुछ भी हो, क्या हो कॉस्ट कुछ भी हो, मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे 10 वीडियो चाहिए। तो भाई साहब मैंने बोला देख लो सर 10 वीडियो बना के दे दूंगा आपको। कह रहा अच्छा जी हाँ मैं दे दूंगा। कह रहे लेकिन एक काम आपको एक करना पड़ेगा। बोलो क्या? मेरा खाना, मेरा पीना, मेरे लिए चाय बनाना, मेरे लिए नाश्ता पानी लाना, ये सब आपका काम होगा। तो भाई मैंने 10 वीडियो तो बना दी, और 10 वीडियो के बदले मैंने उनका एक दिन में 5,000 रुपये का खर्चा करवा दिया, लेकिन मैंने काम टाइम पे दे दिया। दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। मतलब क्या हो गया कि भैया जो आपको काम दिया गया है आपने उसको विद इन टाइम पूरा करा, लेकिन किस पे? किसी भी कॉस्ट पे। दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। अच्छा नेक्स्ट क्या? एफिशिएंसी। अब सौरभ सर फिर मेरे पास आए, कह रहे कुलदीप सर एक काम करो 10 वीडियो बना लो, 10 वीडियो बना लो, पूरा हाथ जुड़वा लो, अब की बार मैं 5,000 रुपये खर्चा नहीं कर पाऊंगा। मैंने क्यों? कह रहा कि इस बार खर्चा मत करो, आप एक काम करो 10 वीडियो बनाओ, दिन भले कितने लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम रिसोर्स का हमारा यूज होना चाहिए। तो भैया मैंने एक काम करा, अब की बार इन 10 वीडियो को 10 दिन में बनाया, और सिर्फ पर डे के हिसाब से एक चाय पी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 10 दिन की चाय की जो कॉस्ट है बेटा कितने रुपए आ गई, मान लो 100 रुपए आ गई। तो भाई साहब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक दिन का 5,000 और यहाँ पर 10 दिन का कितना गया, 100 रुपए। तो इसका मतलब सर जी क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि सौरभ सर क्या बोलेंगे, गुरुजी एक काम करो, क्या काम करो, आप ये 10 दिन वाले कॉन्सेप्ट पे काम कर लो। लेकिन वास्तव में मैनेजमेंट कहता नहीं, हम लोग काम को ज्यादा डिले भी नहीं कर सकते हैं। अगर डिले कर देंगे तो शायद हम लोग मार्केट में बहुत पीछे हो जाएंगे। तो मार्केट में पीछे नहीं होना, हमें क्या काम करना बेटा, टाइम पे पूरा करना है, विद क्या, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड विद क्या, मिनिमम कॉस्ट के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं ना नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है बेटा इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। सिंपल सी बात है, ये तो हमने अभी बिल्कुल जस्ट अभी पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा, हमने सर ये तो पढ़ा था कि इफेक्टिवनेस इज अबाउट डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग द असाइन्ड जॉब ऑन द टाइम, नो मैटर वट एवर द कॉस्ट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉस्ट क्या होगी, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस क्या चाहिए, हमारा काम चाहिए समय पर। तो कॉस्ट इसके अंदर क्या होती है, बेसिकली इसमें कॉस्ट क्या होती है, हाई कॉस्ट होती है, ठीक है भैया, क्या होती है बेटा, जी हाँ हाई कॉस्ट होती है। अच्छा उसके बाद एफिशिएंसी इज अबाउट डूइंग द जॉब इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। सर उन्होंने कह रखा है एफिशिएंसी इज अबाउट डूइंग द जॉब। सर एफिशिएंसी कहती है आपको जो काम करना ना वो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में काम करना, मतलब कि आपको लो कॉस्ट पे काम करना है, यानी कि वस्तुएं बनानी तो हैं, काम तो पूरा करना है, परंतु क्या, कम से कम रिसोर्सेज का यूज कर सके, कम से कम क्या खर्चे का प्रयोग करके, ठीक है ना। चलो जी बात क्लियर है भैया, पक्का देख लो, आगे बढ़ो, मैं क्या सही से ले पा रहा हूँ, बोलो बढ़िया। चलो जी ना नेक्स्ट, अब आगे देखो, आगे इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। अब इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी क्या कहती है मेरे बच्चों, बड़े ध्यान सुनो, क्या था मेरे से अब मीनिंग। पहला मीनिंग क्या है इफेक्टिवनेस का, कहता सर इट रेफर टू द कंप्लीशन ऑफ क्या, वर्क ऑन टाइम। ये सीधी सी बात करता है कि इसकी काम समय पर पूरा होना चाहिए। ये कहता है काम क्या होना चाहिए, मिनिमम कॉस्ट पे होना चाहिए, परंतु प्रॉफिट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी, इन दोनों का मीनिंग, ठीक है जी। अगर हम बात करें सिंपल वर्ड में, सर क्या रखा है, डूइंग इट मीन्स डूइंग द क्या, राइट थिंग्स, आपको सही काम करना है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि डूइंग द राइट थिंग्स करेक्टली इन अ फास्टर भी करना है और कॉस्ट को कम भी रखना है। यहाँ पर क्या सही काम की बात करी गई है, यहाँ पर सही काम के साथ साथ किसकी बात करी गई है, कॉस्ट की बात की भी करी गई है, ठीक है जी। अब आ जाओ ऑब्जेक्टिव, टू अचीव एंड रिजल्ट ऑन टाइम। सर इसमें बात है कि हम लोगों को हमारा एंड रिजल्ट, यानी कि जो हमारा रिजल्ट है बेसिकली हम उसे अचीव करना है किसी भी क्या, हाँ तरीके से। यहाँ पर बोल रखा उन्होंने परफॉर्मिंग टास्क विद द क्या, लीस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। सर यहाँ पर हमें क्या काम करना है, काम तो करना है परंतु हमें कम समय का साथ साथ क्या, कॉस्ट का यानी लागत का, दोनों का कम से कम वेस्टेज करना है। तो जितना समय कम लगेगा, ठीक है, और जितनी कॉस्ट कम आएगी, दैट इज कॉल्ड हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। अच्छा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो मेन फोकस है किस पे है, टाइम पर है, यहाँ पर मेन फोकस किस पे है, कॉस्ट पे। सिंपल सी बात है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस और क्या, एफिशिएंसी। और एक बात है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि इसके पास से बहुत बारी क्या होता है, एक केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। तो इस पे आप लोग बहुत गौर से ध्यान रखेंगे, ठीक है जी, इसको बिल्कुल भी आप नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है जी। चलिए ना नेक्स्ट, अब आ जाओ। अब है बेटा क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सर विशेषता है, हर किसी की विशेषता है, जैसे आपके पांडा सर की विशेषता है, जैसे आपके सौरभ सर की विशेषता है, हर किसी की क्या एक विशेषता है, ठीक है ठीक है। चलिए अब देखो आगे, अब यहाँ पर इसकी कुछ विशेषता है। जैसे पहला मैं बात कर रहा हूँ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इसको मैं यहीं से डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। कैसे भाई, ऑब्वियस सी बात है, आप जो काम करेंगे वो किस उद्देश्य के लिए करेंगे, जो भी आपका गोल होगा, गोल मतलब उद्देश्य होगा। उद्देश्य हर एक कंपनी के डिफरेंट उद्देश्य होते हैं।
पर सबका एक कॉमन उद्देश्य जरूर होता है प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट को भी करने के बहुत तरीके होते हैं। कुछ लोग कॉस्ट को हाई कर देते हैं, कुछ लोग नंबर ऑफ कंज्यूमर को इंक्रीज कर लेते हैं, कुछ लोग मार्केट में अपनी रेपुटेशन को बढ़ा करके करते हैं, प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं। तो ये हमारे क्या होंगे, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस की बात करता है। अच्छा नेक्स्ट क्या बेटा, परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है, हर जगह है। हर जगह मतलब जैसे यहाँ पर देखो, परवेसिव मतलब हर जगह मतलब क्या होगा सर, चाहे वो कोई भी जगह हो, चाहे वो एनजीओ हो, कोई स्कूल हो, प्राइवेट कंपनी हो, कुछ भी हो, आपको हर जगह क्या मिलेगा, मैनेजमेंट तो मिलेगा मिलेगा, क्योंकि बिना मैनेजमेंट के कोई काम नहीं हो सकता है। अब मान लीजिए मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी वीडियो देखो चल रही है, ऐसे हाथ हिला रहा है, लेकिन मेरे बच्चों एक बात है, इस वीडियो को अपलोड कौन करेगा, इस वीडियो को क्या एडिट कौन करेगा, भाई स्ट्रीम कौन लाएगा। तो एक से एक हमारे पास क्या है, इस काम को करने के लिए बहुत सारे कलाकार बंदे बैठे हुए हैं। तो डेट इज कॉल्ड क्या, मैनेजमेंट। और ये स्कूल में भी है, ये गवर्नमेंट में भी है, ये कहाँ पर है, हॉस्पिटल में भी है। तो कहीं पर भी क्या होता है, मैनेजमेंट के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। समझे बात को, समझे। चलिए नेक्स्ट, परवेसिव का मतलब यूनिवर्सल। जी हर जगह है, हर जैसे पांडा सर ना, जैसे आपके पांडा सर है, हर जगह है, रग रग में पांडा सर है, ठीक नहीं। आ जाओ नेक्स्ट। अब है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब इसके 3 डायमेंशन है। पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। जी हाँ, यहाँ काम का, कार्य का बंटवारा। कार्य का बंटवारा कैसे होगा, कौन कौन किस किस काम को पकड़ेगा, लोगों का बंटवारा, फिर ऑपरेशंस का बंटवारा होता नहीं, ऑपरेशन जैसे आपका सेलिंग का हो गया, प्रोडक्शन का हो गया, और आपका क्या हुआ, क्या होता है एडवर्टाइजिंग वगैरह, यानी कि क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं उसे, प्रमोशनल वगैरह समझ लो, मतलब बहुत सारे ऑपरेशंस हो गए, इन सबको इसमें इंक्लूड करते हैं। आप काम, जैसे अब भाई जो काम आपका हो रहा है, वो काम किस किस तरीके से बटेगा, किन किन लोगों में बटेगा, ठीक है, कौन कौन लोग होंगे, ऑपरेशंस यानी कि एक्टिविटीज कैसी कैसी होंगी। तो ये सब कुछ क्या होता है, इसी में आता है, किसमें आता है, मल्टी डायमेंशनल में आता है। क्या बात सबको समझ नहीं आ रही है, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट इज का मल्टी डायमेंशनल, यानी कि वो एक आयामी नहीं है, वो बहुत बहुआयामी है। जस्ट लाइक ए मल्टीवर्स। मल्टीवर्स देखिए ना डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो उसमें क्या था, एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स, दूसरी यूनिवर्स से तीसरी यूनिवर्स। तो उसी प्रकार से मैनेजमेंट में क्या है, 1 2 और क्या, इन तीनों यूनिवर्स में क्या जाता है, घूमता रहता है। पहले काम, फिर लोग, फिर क्या, ऑपरेशन। ठीक है भैया, आगे बढ़े। आओ गुरुजी आगे बढ़ते हैं। आप तो आगे बढ़ाओगे जाहिर सी बात है, क्योंकि आप जो है समय बोल रहे हो और हम सुन रहे हैं, क्योंकि सुन रहे हैं गुरुजी आपकी वीडियो चल रही है। ठीक है जी, आ जाओ भाई। मेरा काम तो है भाई मजेदार तरीके से पढ़ाना, ताकि बच्चे चाहे रिकॉर्ड देखे चाहे लाइव देखे, उसको मजा आना चाहिए, उसको लगना चाहिए यार क्लास एकदम नेचुरल चल रही है, प्राकृतिक तरीके से। सुन रहे हो मेरी बात को, अगर सुन रहे हो तो देखो जी, अगला बंदा क्या कहता है, मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ऑब्वियस सी बात है, अब ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया, समय समय पर जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज होता है, तो हमारी जो चीजें होती है, जो हमारी एक्टिविटीज होती है, वो भी क्या होती है, चेंज होती है। तो मैनेजमेंट भी सर क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंपोजिट है, बट क्या आएगा, सेपरेट फंक्शन। जी हाँ, माना कि ये कंटिन्यू लगातार प्रोसेस है, कंपोजिट का कुछ लोग मतलब टुकड़ों में बटा हुआ है, ठीक है, और टुकड़ों से मिलकर ही बना हुआ है, लेकिन ये एक सेपरेट फंक्शन है, परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर एट ऑल द टाइम। जी हाँ, सभी मैनेजर परफॉर्म करते हैं इसको। अब ये नहीं कि प्रोडक्शन वाला तो अपना मैनेजमेंट कर रहा है, पर मार्केटिंग वाला अपना मैनेजमेंट नहीं कर रहा, नहीं, उसको भी अपना मैनेजमेंट करना पड़ेगा। उसको भी देखना पड़ेगा कि उसको मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज क्या बनानी है, उसकी प्लानिंग क्या होगी, कोऑर्डिनेशन क्या होगी, कंट्रोलिंग क्या होगी। तो सबको अपना अपना काम लगातार अपने अपनी तरीके से करना पड़ता। ठीक है, अब कहता है मैनेजमेंट इज क्या, ग्रुप एक्टिविटी। अब देखो एक बंदे के काम करने से कुछ होगा नहीं, जाहिर सी बात है, मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को, मैं खुद एडमिट करता हूँ, मेरे अकेले से कुछ थोड़ी ना होगा। मान लो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं एडिट कर रहा हूँ, मैं अपलोड कर रहा हूँ, मैं ही फाइल बना रहा हूँ, तो भैया ऐसी एक स्थिति आएगी जब मैं टाइम भूल जाऊंगा। तो इसीलिए हमें क्या, ग्रुप लोग यानी ग्रुप ऑफ पीपल की जरूरत पड़ती है, और ग्रुप एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, मैनेजमेंट और ज्यादा सक्सेसफुल हो पाता है। जैसे यहाँ पे क्या ना, ऑल द इंडिविजुअल्स इन द क्या ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड द अचीविंग द क्या गोल सेट बाय द क्या ऑर्गेनाइजेशन। तो सारे इंडिविजुअल्स यानी कि सारे इंप्लॉइज मिलकर क्या करते हैं, अपना एफर्ट डालते हैं, और जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, गोल होगा, उसको क्या करते हैं, वो अचीव करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट अगला कहता है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। अब डायनेमिक फंक्शन का मतलब क्या सर, लगातार चेंज होता रहता है एनवायरमेंट में। अब जब एनवायरमेंट में चेंज है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, हमारे मैनेजमेंट में भी चेंज होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, परिस्थितियां एक जैसे बनी रहती हैं, कभी सर्दी का मौसम, कभी गर्मी का मौसम, कभी बरसात का मौसम, कभी झंडू मौसम। झंडू मतलब पता ही नहीं चल रहा मौसम क्या ठंडा है गर्म है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है भैया, बहुत सारी क्या होते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल और क्या पॉलिटिकल चेंज होते हैं। तो इन पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस की वजह से मैनेजमेंट को लगातार अपने आप को चेंजेबल, फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है, डायनेमिक रखना पड़ता है। अगर वो अपने आप को डायनेमिक नहीं रखेगा, एक ही वातावरण के अनुसार काम करेगा, तो एक परिस्थिति ऐसी आएगी जब मैनेजमेंट जो तैयार किया गया है वो क्या हो जाएगा, ढह जाएगा, वो क्या हो जाएगा, टैं बोल जाएगा। ठीक है जी, आ जाओ। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। जी हाँ, अब मेरी बात सुनो,
बहुत ध्यान सुनना, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल होता नहीं होता, बाबू मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, वो कहता है बाबू मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तेरे बिना मर जाऊंगी, और वास्तव में वो मर जाती है। क्या दूसरे बाबू ने उससे कहा मरने के लिए? नहीं, लेकिन क्या था? लव। लव इज इंटेंजिबल। तो ऑब्वियस सी बात है, माँ बाप का डर होता बच्चे को, क्यों डर होता? कि भाई नहीं, अगर ये काम गलत काम करा तो मम्मी पापा डांटेंगे। तो वो इंटेंजिबल फोर्स है, नहीं है? तो मैनेजमेंट भी क्या है? इंटेंजिबल फोर्स है जो लोगों से काम करवाता है। जी हाँ, एक इंटेंजिबल फोर्स है जो लोगों से काम करवाता है, जिसकी प्रेजेंस तो देखी नहीं जा सकती है, पर मौजूदगी को यानी कि क्या एग्जिस्टेंस को महसूस कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड बच्चे इंटेंजिबल फोर्स। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो भाई साहब मुझे बता देना, तुम्हारा भाई अभी यहीं लेट जाएगा, ठीक है? आ जाओ। और लेट गया क्यों समझाऊंगा यार, आ जाओ चलो। अब देखो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, पहला है ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा क्या है? सोशल, तीसरा क्या है बेटा? पर्सनल। जी हाँ, 3 प्रकार के होते हैं। ये तो बिजनेस के अपने हो गए, ये समाज के प्रति हो गए, ये वो जो लोग हैं, जो लोग काम कर रहे हैं वहां पर, ये उनके लिए हो गए। गुरु जी कुछ समझ में नहीं आया। ये मैनेजमेंट के अपने उद्देश्य हैं, जिस समाज के अंदर रह के वो काम कर रहे हैं उनके लिए है, और ये पर्सनल जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके लिए। चलो जी आओ देखो कैसे डिफाइन करते हैं। पहला, अब ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल, और जाहिर सी बात है सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो इसका मतलब है वो इतनी इनफ अर्निंग यानी कि इतना रेवेन्यू करेगा कि जिससे उसकी कॉस्ट कवर हो जाए, साथ ही साथ उसको इतना प्रॉफिट भी होना चाहिए ताकि मार्केट में सर्वाइवल कर पाए। किसी भी बिजनेस का मेन सर्वाइवल का जो फंडा होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना प्रॉफिट अच्छा होगा, सर्वाइवल भी उतना क्या होगा? लंबा भी होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा प्रॉफिटेबिलिटी। लो जी लो, प्रॉफिटेबिलिटी आ गया। अब अर्निंग तो हो गई अच्छी खासी, लेकिन भैया प्रॉफिट के साथ साथ उसे ग्रोथ भी करनी पड़ेगी, है ना? देखो अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिटेबिलिटी। अब प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब थोड़ी ना है कि मान लो कि सर मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ इस बार, सारी कॉस्ट निकाल दी मैंने, मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब ये कोई प्रॉफिट थोड़ी ना हुआ सर, इस बार 1 का हुआ, अगली बार कितने का होगा? 100 का होगा, उससे अगली बार कितने का होगा? 1000 का होगा। तो प्रॉफिट के साथ साथ हमारी क्या होनी चाहिए? ग्रोथ भी होनी चाहिए, एक्सपेंशन भी होना चाहिए। शायद वो टेक्नोलॉजी का एक्सपेंशन हो, चाहे वो आपके इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंशन हो, चाहे वो आपके नंबर ऑफ ब्रांचेस का एक्सपेंशन हो, तो ग्रोथ मस्ट भी है। जैसे कि हम बात करें रिलायंस की बात कर लें, टाटा की बात कर लें, तो क्या इनका एक ही बिजनेस है कि रिलायंस भाई जियो सिम चला रहा है? नहीं भाई, ऑयल रिफाइन फैक्ट्री भी हैगी। टाटा क्या खाली बसें चल रही हैं, ट्रक चल रहे? नहीं, टाटा के स्टील इंडस्ट्री भी है, कम्युनिकेशन में भी है वो टाटा एक तरह से। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चों आपको इस बात को समझना पड़ेगा क्या, कि आपको प्रॉफिट के साथ साथ ग्रोथ का भी क्या अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए आपको, नहीं सॉरी बिजनेस को। तो बिजनेस की कितने कितने हो गए? 3 ऑब्जेक्टिव है। कौन कौन से? सर्वाइवल, प्रॉफिटेबल और क्या? ग्रोथ। ठीक है जी, क्लियर है? अब आ जाओ नेक्स्ट, अगला सोशल ऑब्जेक्टिव। अब ये सोशल ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? सोशल कहता है मेरे बच्चे, एक बात सुनना ध्यान से, अब आपने जो अपने समाज से जो रिसोर्सेज को यूज किया, तो आपको भी तो कुछ देना पड़ेगा। आप क्या दोगे लोगों को? सर आप लोगों को देखो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है? हाँ, और साथ साथ उन्हें क्या होगा? बेसिक एमिनिटीज लाइक द स्कूल दोगे उन्हें आप, ठीक है? क्रेज दोगे टू एम्प्लॉयज बाय यूजिंग द एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड बाय द प्रोडक्शन। जो आपने अपने प्रोडक्शन के लिए समाज का जो यूज किया, उसके लिए आप स्कूल दो, नए बढ़िया बढ़िया इंफ्रा दो, बढ़िया बढ़िया नई नई चीजें दो, ठीक है? दैट इज कॉल्ड बच्चे हमारा क्या कहलाएगा? बोलो कहीं ना कहीं सोशल ऑब्जेक्टिव। जब अब मान लो हम बात कर लें उसकी, जियो की बात कर लें, पहले 2G से हम 3G पे आए, 3G से हम 4G पे आ गए, अब 4G से हम किस पे आ रहे हैं? 5G पे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? समाज के रिसोर्सेज का यूज कर रहा है, लेकिन समाज को भी हम क्या दे रहे हैं? नई नई चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी दे रहे नहीं दे रहे? तो यही सब चीजें हमें क्या करनी है? समाज को देनी है। भाई बहुत से एनजीओ चला रहे हैं, ठीक है? बहुत से लोग क्या कर रहे हैं? अपनी खुद के स्कूल चला रहे हैं, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं? अच्छी अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं। तो ये सबका अपना अपना क्या कहीं ना कहीं सोशली क्या एक रोल होता है। तो बिजनेस को भी ये समझाएगा कि भैया देखो, अगर आप रिसोर्स यूज करते हो ना, तो आपको समाज को भी कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? गिवन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल का बाबू, पर्सनल मेरा बाबू पर्सनल नहीं बेटा, पर्सनल वो बाबू वाला पर्सनल नहीं। यहां पर जो बाबू है वो बाबू कहता है कि आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कंपेटिटिव सैलरी, मतलब जैसे आपको ये लगाना पड़ेगा, आपको आपका जो एम्प्लॉय है उसको ये बात समझानी पड़ेगी, या फिर उसको ये बात क्या बोलते हैं ना, एडमिट करवानी पड़ेगी कि बेटा देख, तू जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उतनी हम तेरी सैलरी को करेंगे, अच्छा करेंगे, हम तेरे को उतने पर्क्स देंगे। पर्क्स का मतलब क्या हो गया? और अलग से इंसेंटिव भी देंगे तेरे को, शायद गाड़ी दे दें, मोबाइल फोन दे दें, घोड़ा गाड़ी दे दें, बहू दिला दें। नहीं बहू, खैर बहू नहीं दिलाएंगे, सॉरी, आई अपोलोजाइज माय फ्रॉम दैट माय हार्ट। बहू नहीं दिलाएंगे, बहू नहीं दिलाएंगे, लेकिन उसको अलग अलग चीजें देंगे, है ना? जैसे सरकारी कर्मचारी का मिलता है, फ्लैट मिल जाता है, उसी टाइप का है सरकारी कर्मचारी। क्या बोलो यार, छोड़ो रहने दो। अच्छा, साथ साथ आपको क्या देंगे? सेफ्टी मिलेगी, नीड ऑफ द एम्प्लॉय, है ना? लाइक द बेसिक एमिनिटीज,
ठीक है, और उसको ये भी होना चाहिए कि जिस जिस संस्था में काम कर रहा है, जिस कंपनी में काम कर रहा है सर, वहां पर उसकी कुछ रेपुटेशन भी है, वहां पर समाज में क्या उसकी कुछ मतलब वैल्यू भी है। तो ये क्या होते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय चाहता है, हमेशा चाहता है कि वो अगर किसी बिजनेस के लिए काम कर रहा है तो भैया उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है। और हाँ, जिस काम को कर रहा है उसके अंदर उसे ग्रोथ मिलनी चाहिए, ये नहीं कि वो बार बार एक ही काम को रिपीट कर रहा है, आगे कुछ और नया टारगेट, इस तरह का वो पर्सनल क्या चाहता है, ऑब्जेक्टिव चाहता है। चलिए नेक्स्ट लीजिए, अब इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। भाई बहुत प्यारी चीज इंपॉर्टेंस, देखो जी, पहला अचीविंग ग्रुप गोल्स है, क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, हेल्प इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। अबे भाई साहब ये तो सर हमें कुछ ना पुराना पुराना सा लग रहा है, बिल्कुल हाँ, ये सब कुछ पुराना पुराना ही है। इसके अंदर क्या है, पहला जो इंपॉर्टेंस है कि ये आपके बिजनेस के गोल को अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि अगर आपने मैनेजमेंट बना लिया तो जाहिर सी बात है सब चीजें प्रॉपर टाइम से होंगी, हर एक चीज का समय तय होगा, कौन बंदा कैसे करेगा, क्या कॉस्ट होगी, किस वजह पे किस टाइम पर होगा। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, जी हाँ, अब डायनेमिक का मतलब क्या होगा, डायनेमिक का मतलब ये हो गया कि अगर कभी भी एनवायरमेंट में कुछ चेंज आया तो मैनेजमेंट भी क्या है, चेंजेबल है, उसमें चेंज हो सकता है, दैट इज कॉल्ड क्या, डायनेमिक जी हाँ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। अच्छा, ये सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। पूछो कैसे मेरे भाई, वो ऐसे, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि भैया हमारा बिजनेस का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, टूवर्ड कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स क्या, सोसाइटी के प्रति भी हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है, सोसाइटी को डेवलप करना है, इंफ्रा डेवलप करना है, स्कूल क्रिएट करने हैं, एनजीओ बनाने हैं, है ना, ताकि वो लोगों की और मदद कर सके, इस टाइप के। अच्छा, इंक्रीज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब क्या होगा, मैं एक अच्छा मैनेजमेंट हमेशा क्या करेगा, कॉस्ट को कम करेगा, दैट इज कॉल्ड, कॉस्ट हमेशा क्या होगी इसकी, लो, क्या होगी बेटा उसकी कॉस्ट हमेशा क्या होगी, लो कॉस्ट होगी, हमेशा करना। अच्छे मैनेजमेंट की पहचान यही है कि कॉस्ट हमेशा क्या होगी इसकी, कम आएगी। नेक्स्ट है हेल्प्स इन अचीविंग क्या, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जो एम्प्लॉय उनके यहाँ काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है एक प्रॉपर मैनेजमेंट क्या करता है, एक एम्प्लॉय को ये भी दिशा दिखाता है या फिर ये भी दिशा देता है कि बेटा अगर तू इस काम को इस तरीके से करेगा, एक प्रॉपर वे में करेगा, एक प्रॉपर सिस्टम से करेगा, तो शायद तेरे को चीजों को करने के नए नए तरीके आएंगे और तेरे अंदर नए नए स्किल क्या होंगे, डेवलप होंगे। तो ये सब चीजें मेरे बेटे क्या होती है, कहीं ना कहीं हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या करती है बेटा, हाँ जी हाँ, पूरा करवाने में हेल्प करती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब देखो ये सब कुछ वही है जो मैंने बातें बोली हैं, जो सारी मैंने बकैती करी है, ये सब कुछ वही है क्या, कि मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, जो ग्रुप के गोल है सब बंदे मिलकर काम करेंगे तो ग्रुप के गोल क्या अचीव होगा। इंक्रीज क्या गया, एफिशिएंसी, जी हाँ, इससे क्या होगा, एफिशिएंसी क्या होगी इसकी, इंक्रीज होगी, किसकी, प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, कम से कम, जी हाँ, कम से कम कॉस्ट पे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। ये क्या हो रहा है भाई, जादू वादू हो गया इसमें, अपना आप ही दिख जाता ला। ठीक है, और क्या रखा हमने, क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, जी हाँ, डायनेमिक का मतलब क्या हो गया, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी रेजिस्टेंस है, कोई रुकावटें आए तो रुकावटों के चलते वो अपने आप को ऐसे चेंज कर सके कि इसका सर्वाइवल, उसकी ग्रोथ और उसका कॉम्पिटिटिवनेस कभी भी क्या हो, जी हाँ, दिक्कत ना करे, हमेशा वो क्या करे, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदलता रहे। नाउ नेक्स्ट, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया, वही बताया मैंने, जैसे अब बंदा कोई काम कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको काम कर रहा है, तो काम करने का मतलब क्या हो गया, उसके खुद के दो ऑब्जेक्टिव होंगे, सेफ्टी, पर्क्स, ठीक है, फाइनेंशियल नीड, इंसेंटिव्स, ये सब क्या उसकी, हाँ ये है। अच्छा, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग समाज के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, तो आपका फर्ज क्या बनता है, समाज के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, समाज के लिए नई टेक्नोलॉजी लेके आओ, समाज के लिए और बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लेके आओ, है ना, एट चीपेस्ट क्या प्राइस, दैट इज कॉल्ड क्या, हमारा डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। चलो जी अब आगे बढ़े। याद देखो कितना सिंपल चैप्टर है, इससे ज्यादा सिंपल चैप्टर मेरे ख्याल से कुछ नहीं सकता। लेकिन एक बात सुना दूं, बोर्ड के अंदर पहला चैप्टर और आखिरी का चैप्टर हमेशा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, जिससे क्वेश्चन बनना ही बनना। आप सोचने कि सर इस कौन सा ऐसे चैप्टर बताओ जिसमें से हमें हमेशा क्वेश्चन मिले, तो मैं बताना चाहूंगा पहला और आखिरी चैप्टर हमेशा हर बुक का, चाहे मैथ्स हो, गणित हो, चाहे हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस हो, यार सबका पहला और आखिरी का चैप्टर जरूर पढ़ के आना। ठीक है, वैसे सारे पढ़ के जाओ यार, ऐसी बात नहीं। चलो बेटा देखो, अब देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, अब मैनेजमेंट ऑफ साइंस की बात करें। आर्ट्स तो हमने पढ़ लिया। यहाँ पे कहता है साइंस इज सिस्टमाइज्ड क्या है, बॉडी ऑफ द नॉलेज। बेसिकली साइंस तो हमें मालूम है कि जिसका एक प्रॉपर क्या होता है, सिस्टमेटिक क्या होता है, बॉडी होती है नॉलेज की। क्या कहता है, दैट इज बेस्ड ऑन क्या, जनरल ट्रूथ, जो किसके ऊपर बेस है, जनरल ट्रूथ के ऊपर बेस है, विच कैन बी टेस्टेड
एनीवेयर। देखो इसका मतलब ये होगा कि देखो जो हम लोगों ने पहले ही सोच रखा है, जो चीजें पहले ही सेट है, क्या गुरुजी ये चीज इस तरह से होगी, और इस चीज को आप कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी जाओगे, इसको चेक करोगे, आपको क्या मिलेगा, वही चीज मिलेगी। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर क्या सिस्टमेटिक क्या नॉलेज की बात करी गई है। ठीक है, सिस्टमेटिक नॉलेज की बात करी गई है कि हाँ भैया ऐसा है कि अगर H2O फ्री H2 और क्या O को मिलाओगे तो क्या बनेगा, पानी बनेगा। तो ऐसा नहीं कि ये पानी सिर्फ यही बनेगा, आप धरती के किसी भी कोने पे जाएंगे और H2O और O को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, पानी बनेगा। तो उसी प्रकार से मैनेजमेंट में भी क्या है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप यूनिवर्सली कहीं भी टेस्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, वही आएगा। चलिए, कहता है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ द नॉलेज। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है, एज पर जैसे कि हम लोग जानते हैं साइंस का एक अपना प्रॉपर सिस्टम होता है, उसी प्रकार से मेरे बच्चे क्या होता है, यहाँ पर भी यही सीन है कि भैया अगर ये करोगे तो ये आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, कॉज में और क्या इफेक्ट में क्या, इनमें आपस में क्या है, रिलेशनशिप है। ठीक है, कॉज में और किसमें आपस में क्या है, रिलेशनशिप हैगा। तो इसलिए इसमें यह कहा गया है कि अगर आप कोई भी प्रक्रिया को इस तरीके से करेंगे तो आने वाले भविष्य में उसको आपको क्या एक ऐसा रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा तो नेगेटिव मिलेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है मेरे बच्चे प्रिंसिपल बेस्ड ऑन क्या, एक्सपेरिमेंट एंड क्या ऑब्जर्वेशन। देखो ये तो बात हमें समझ में आ गई कि साइंस की अपनी एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, ऑब्वियस सी बात है ना। हमने बताया ना H2 का फॉर्मूला बता दिया, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे हम लोग खटका चालू करोगे तो पंखा घूमेगा, खटका बंद करोगे तो पंखा बंद हो जाएगा। लेकिन ये सब चीजें हुई कैसे हैं सर, हुई कैसे हैं भैया, आपने एक्सपेरिमेंट करा और आपने ऑब्जर्व किया कि भाई बार बार इस प्रक्रिया को करने पर क्या प्राप्त होता है ना, बार बार इस प्रक्रिया को प्राप्त करने पर क्या होता है, बार बार अगर हम इस प्रक्रिया को करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। तो 99% जो रिजल्ट आए हैं उसी के बेसिस पर हमने क्या करा है, अपने प्रिंसिपल्स को करा तैयार किया, अपने सिद्धांतों को तैयार किया। और ये सिद्धांत ऐसे सिद्धांत है कि आप यूनिवर्सली भी कहीं भी अप्लाई करेंगे तो आपको 99% वही रिजल्ट मिलना ही मिलना है। 1% में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कभी कभी क्या होती है, कुछ चीजें क्या होती है अनएक्सपेक्टेड हो जाती है। अनएक्सपेक्टेड मतलब क्या है कि भाई देखो भविष्य तो अनिश्चित है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी चीज क्या बताई गई है, छोटी सी चीज बताई गई है कि आपको हमने क्या करा, बार बार एक्सपेरिमेंट करा और बार बार जब सेम रिजल्ट आया तो हमने ये सोच लिया कि भाई अगर इस काम को हम ऐसे करेंगे तो हर बार इसका रिजल्ट यही आना। ठीक है, नो नेक्स्ट, अब आ गया यूनिवर्सली वैलिडिटी। देखो बात सिंपल सी है, अभी मैंने बोला था जो तुम्हारा भाई पहले बोल रहा है वो चीज आने वाले पॉइंटों में पहले डिस्क्राइब कर रखी है। तो जाहिर सी बात है अब किसी भी चीज को बोला ना मैंने H2O को, अगर H2 को प्लस O को मिलाते हो तो पानी क्या होगा, यही इंडिया में क्या, पाकिस्तान में क्या, नीदरलैंड में क्या, थाईलैंड में भी बनेगा। जाहिर सी बात है। तो इसलिए मेरे बच्चे हम बात करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं मैनेजमेंट एक साइंस है क्योंकि बेसिकली एक्सपेरिमेंट बेस है, और एक्सपेरिमेंट बेस होने की वजह से इसकी क्या जो बॉडी ऑफ नॉलेज है बहुत क्या सिस्टम वाइज है। तो इसीलिए कहते हैं सिस्टम वाइज क्या हुआ कि पहले प्लानिंग करना है ना, फिर ऑर्गेनाइजिंग करना है, स्टाफिंग करना है, उसके बाद मेरे बच्चे का डायरेक्टिंग करना है, फिर क्या कंट्रोलिंग करना है। इसी प्रकार से जो सिस्टम है, तो सिस्टम किसको बिलोंग करता है, साइंस को बिलोंग करता है। चलिए सिस्टम, जी हाँ कुलदीप भाई का सिस्टम है, आ गया हूं। नेक्स्ट मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, कहता है प्रोफेशन मींस एन ऑक्यूपेशन फॉर विच स्पेशलाइज्ड क्या नॉलेज एंड स्किल आर क्या रिक्वायर्ड। जी हाँ ऑब्वियस सी बात है। देखो कुछ लोग MBA करते हैं ना, आपने सुना MBA, आपने मेरे बच्चे बोलो क्या सुना बताओ, BBA। तो ये MBA और BBA क्या होते हैं सर, यही तो होते हैं। जी हाँ प्रोफेशन है, ये एक प्रॉपर प्रोफेशन है क्योंकि इसके अंदर आपको प्रॉपर क्या लेनी पड़ेगी, एजुकेशन लेनी पड़ेगी, एक स्किल लेनी पड़ेगी, एक नॉलेज लेनी पड़ेगी। ठीक है, और इसके अंदर जो एंट्री भी कैसी होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है। जी हाँ, तो अब वैसे जो MBA वाला बंदा है उसका काम कौन कर पाएगा, MBA ही कर पाएगा। बहुत सारे इंजीनियर क्या करते हैं कि भाई BTech कर ली, अब BTech के बाद क्या करते हैं, फिर MBA करते हैं। उन्हें मालूम है कि इंजीनियरिंग की तो जॉब मिलेगी नहीं, MBA कर लो, MBA की जॉब मिल जाएगी कम से कम, इसीलिए करते हैं। ठीक है, आप देखो कहता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जी हाँ जाहिर सी बात है, प्रोफेशन है तो इसका भैया अपना क्या है, वेल डिफाइंड नॉलेज है। ये कंप्लीट सेट ऑफ प्रिंसिपल है, इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, टर्म है, और साथ साथ मेरे बच्चे इसकी जो एक्टिविटी है दैट मेक अप अ प्रोफेशनल क्या डोमेन। जी हाँ, जैसे डॉक्टर की होती है ना, डॉक्टर इज ऑल्सो प्रोफेशन, तो डॉक्टर के अंदर क्या प्रोफेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं, थीसिस हैं, उनके एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो उसी प्रकार से इसके भी क्या है, कुछ थीसिस हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ प्रिंसिपल है। साथ साथ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, हर कोई नहीं घुस सकता, इसके लिए आपको प्रॉपर एजुकेशन लेनी पड़ेगी, प्रॉपर जस्ट लाइक द CA BBA और क्या MBA। ठीक है, प्रोफेशनल एसोसिएशन, जी हाँ इसके अपने अपने एसोसिएशन भी होते हैं। जी हाँ ध्यान रखना, जैसे ये रहा IMA ICI है ना, जो CA वगैरह करवाता है, IIM है ना, ये सब क्या बता प्रोफेशनल बॉडीज हैं जो क्या करती है, सर्कुलेट करती है किसको, इन प्रोफेशनल क्या नॉलेज को, इन प्रोफेशनल्स को सर्कुलेट करवाती है लोगों में। आप CA करना, ICI से करना पड़ेगा,
और CS करना है वो भी कहता है ICSI से करना पड़ेगा, ठीक है। CMA भी करना पड़ेगा आपको। ये सब किससे होते हैं? एसोसिएशन से होते हैं। नेक्स्ट, इनका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? बिहेवियर का तरीका। जी हाँ, जो MBA करने वाला बंदा होगा उसका मैनेजमेंट करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, और एक जो चाय की टपरी वाला बंदा होगा उसका तरीका बिल्कुल अलग होगा। MBA वाला बंदा बोलेगा हेलो सर, दिस इज माय नेम एंड आई वांट टू नो, एंड चाय वाला भैया भैया क्या कर रही है, ये सही कर ले भैया, ऐसे। तो इसमें क्या होता है? एक बिहेवियर का तरीका होता है, उन्होंने एथिकल तरीके से सिखाया जाता है कि आपको किस प्रकार से एक गाइडलाइंस के अंदर, एक बाउंडेशन के अंदर अपने काम को क्या करना है? कंडक्ट करना है। अच्छा, सर्विस मोटिव, ऑब्वियस सी बात है। देखो BBA MBA जो हो गया, CA वगैरह हो गया, ये सारे के सारे क्या है? नॉन प्रोडक्टिव क्या है? कोर्सेज हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इनका काम क्या है? सर्विस मोटिव, ठीक है। तो और इसके अंदर जैसे देखो, जैसे लाइक क्या, डॉक्टर भी है, लॉयर भी है, ये भी सारे क्या है? सर्विस मोटिव ही है। और मेरे बच्चे ये भी किस प्रकार के, ये भी क्या है? प्रोफेशन ही, क्योंकि इनका भी क्या है? एक क्या प्रोफेशनल एसोसिएशन है जो इनको कंडक्ट करवाता है। तो आ जाओ बच्चों, आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा, अब लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखो 3 टाइप के लेवल है, यहीं पे हम डिवाइड करेंगे इसको। टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसके अंदर उसका चेयरमैन होगा, प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा। मिडिल लेवल में क्या आएंगे? उनके डिपार्टमेंट आएंगे, मैनेजर आएंगे, ठीक है, डीन वगैरह आएंगे। और फर्स्ट लेवल का जो मैनेजमेंट होता है बेटा, इसके अंदर सुपरवाइजर, फोरमैन और क्या आएगा? ऑफिस मैनेजर आएगा। और लास्ट वाले बच्चे हमारे क्या आएंगे? हमारे कर्मचारी वगैरह आएंगे। दैट इज कॉल्ड का, बोलो कितने टाइप का लेवल होगा? 4, टॉप, मिडिल, फर्स्ट लेवल और क्या गया? इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, ठीक है जी। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा, अब देखो, तो यहाँ पे हमने बात कर ली, ये सब कुछ कौन है? ये वही है टॉप लेवल वाले में, जैसे हमने वाले कंपनी का CEO हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, MD हो गया, ठीक है, जनरल मैनेजर हो गया। बात करें मिडिल वाले में, तो मिडिल वाले में बताया ना, डिपार्टमेंट मैनेजर, सब डिपार्टमेंट मैनेजर, ठीक है, जर्नल मैनेजर, ठीक है जी, नहीं GM तो उसमें हो गया, इसमें आएगा डिविजनल मैनेजर। हाँ, डिविजनल हेड और डिविजनल मैनेजर किसमें आएंगे? हमारे इसमें आएंगे। नेक्स्ट मेरे बच्चे, सुपरवाइजरी और क्या, ऑपरेशनल लेवल है, दैट इज कॉल्ड क्या? हमारा फर्स्ट लेवल का हो गया। और साथ साथ इसके अंदर हमारा कौन सा आता है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल किसमें आता है बेटा? सिंगल, जो हमारा एम्प्लॉय होता है, हम एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं। ओ माय गॉड गुरुजी, एक सांस में तुम्हारा भाई पैड बैड बोल जाता सब कुछ, लेकिन भैया इसी तरह से हम चैप्टर को दी एंड भी कर पाएंगे जल्दी जल्दी। ये जो 1 शॉट वीडियो बेसिकली आपको एंड में, जब आप लोग एग्जाम से जस्ट पहले ना 2 दिन पहले सारे 1 शॉट वीडियो चार्ट डालो भाई, सब आपका कॉन्सेप्ट एकदम मक्खन की तरह क्लियर होगा। अब आ जाओ, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट देखो क्या क्या, पहला है प्लानिंग। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्या करना, कब करना, कैसे करना, कौन करेगा? दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग, जी ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है आपको जो ऑर्गेनाइजेशनल, जो आपने ऑब्जेक्टिव तैयार करें, उन ऑब्जेक्टिव को तैयार करने के लिए आपको रिसोर्सेज वगैरह, एक्टिविटीज वगैरह, ये सब चीजें क्या करनी पड़ेंगी? तैयार करनी पड़ेंगी। दैट इज कॉल्ड क्या? ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद लोगों को भरना पड़ेगा क्या? उन एक्टिविटीज को करने के लिए, पूरा करने के लिए, दैट इज कॉल्ड क्या? स्टाफिंग। और फिर बाद में लोगों को समझाना पड़ेगा, डायरेक्टिंग करना पड़ेगा कि भैया आपको अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए, उसके पास पहुंचने के लिए इस एक्टिविटी को, इस क्रिया को इस तरह से करना है। और इन केस अगर आप लोग पहुंच नहीं पा रहे हो या फिर पहुंच गए हो परंतु अच्छी तरह से नहीं पहुंचे हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा? आपको कंट्रोलिंग में करना पड़ेगा। जो आपके ओवर वेस्टेज चीजें हैं, जो आपकी चीजें क्या है, कमजोर है, उनको क्या इम्प्रोवाइज करने के लिए, है नहीं है। चलिए देखिए, ये सब कुछ वही है जो मैंने बातें कही है ना। प्लानिंग, सबसे पहले ऑब्जेक्ट सेट करो, फिर उनके लिए भैया क्या करो? भैया चीजों को असाइन करो, ड्यूटीज असाइन करो, फिर लोगों की भर्ती करो, रिक्रूटमेंट करो, है ना। उसके अंदर बच्चे कहता है लोगों को डायरेक्टिंग करो कि भाई लीड करो, उन्हें इन्फ्लुएंस करो, उन्हें मोटिवेट करो, उन्हें समझाओ भैया कि आप ऐसे करोगे तो बिजनेस आगे जाएगा, आप लोगों के लिए फायदा होगा और तरक्की पे पहुंचेंगे। अच्छा, कंट्रोलिंग मेरे बच्चे रेफर टू क्या? मॉनिटरिंग, चीजों को देखना है, उनकी एक्टिविटीज के प्रति, भाई काम कैसे चल रहा है, कितना अच्छे से गया, करंट परफॉर्मेंस क्या थी, पास्ट परफॉर्मेंस क्या है और फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसी रहनी चाहिए। जो अपने स्टैंडर्ड सोचे थे, क्या उस स्टैंडर्ड के आसपास ही परफॉर्मेंस पहुंची है नहीं पहुंची है? ज्यादा पहुंची है तो बहुत अच्छी बात है, कम पहुंची तो कम क्यों पहुंची है, उसको क्या करो? चेक करो। दैट इज कॉल्ड चेक कंट्रोलिंग। आ जाओ आगे। अब है कोऑर्डिनेशन। भाई कोऑर्डिनेशन का मैं बोलूंगा सामंजस्य। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है जी। क्या ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना? इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते आता है कंट्रोल कैसे, कोऑर्डिनेशन से। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या है? चीजों को ऐसे प्लेस करना है आपको कि हर एक चीज का सही टाइम पर सही उपयोग हो और सही एक्टिविटी सही काम पर हो, सही समय पर हो, सॉरी, और उस एक्टिविटी को करने वाला बंदा भी क्या हो? सही हो, है ना। तो इसका मतलब ये है सिंक्रोनाइज। जी हाँ, ये चीजों को क्या करता है? सिंक्रोनाइज करता है, ठीक है। ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्टिविटी ऑफ क्या? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रिजल्ट इन क्या? ओवरलैपिंग। कभी कभी क्या होता है, चीजें फिर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो कभी कभी क्या, लोग बाग कामों को दोबारा कर देंगे, काम डिले हो जाएंगे,
मजे में लेंगे, कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा कब करना है, कुछ लोग पहले कर देंगे, कुछ लोग बाद में कर देंगे। इसीलिए और साथ ही साथ बात है, ये तीनों लेवल पे क्या बहुत ज्यादा जरूरी है, तीनों लेवल पे क्या बहुत ज्यादा। देखो अभी हम 4 लेवल पढ़े थे, वो बेसिकली जो नीचे वाले दोनों लेवल है ना वो एक ही लेवल है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ध्यान सुनना। और कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसिट एंड का इनहेरिटेंट ऑल द फंक्शन ऑफ उनका ऑर्गेनाइजेशन। सर कोऑर्डिनेशन जो है ना कभी भी ना जल्दी सिखाया नहीं जाता, ये ऑटोमेटिक बन जाता है। कैसे? अब जब प्रोडक्शन होगा तो वस्तु बनेगी, वस्तु बनेगी तो सर क्या होगा, मार्केटिंग होगी। अब बिना मार्केटिंग आप प्रोडक्शन कर रहे हो या फिर बिना प्रोडक्शन के मार्केटिंग कर रहे हो, तो भैया ऐसे कैसे हो जाएगा? तो दोनों में आपस में संबंध है, तो ये तय करेगा कोऑर्डिनेशन की कौन सी एक्टिविटी पहले होगी, मार्केटिंग पहले होगा, प्रोडक्शन पहले होगा। जैसे एप्पल का आईफोन होता है, प्रोडक्शन हो जाता है, सब कुछ तैयार हो जाता है, देन आफ्टर क्या करता है, अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करता है। अपने फोन को लॉन्च करने से पहले वो करीबन 2 या 3 महीने 6 महीने पहले ही क्या करता है, अपनी मार्केटिंग शुरू कर देता है। जैसे अभी 15 प्रो आया, 15 प्रो प्लस हो गया, मैक्स हो गया, जो भी हो गया, तो बंदा करता 6 महीने पहले से क्या करता है, हाँ जी मार्केटिंग शुरू कर देता है। तो भाई मार्केटिंग का तरीका क्या है उसे मालूम है, फोन को लॉन्च करने से पहले उसकी क्या प्रोडक्शन बहुत जरूरी है। मार्केटिंग कर दी, मान लो प्रोडक्शन टाइम पे पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि भैया ऐसा तो है नहीं खाली इंडिया में बिकेगा, यूएस से लेके पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकेगा, तो है ना। तो कोऑर्डिनेशन क्या बहुत चीज अच्छी है। आ गया देखो ये कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन सबसे लेट है, क्यों? पहले प्लानिंग होगी या फिर पहले कंट्रोलिंग होगी। अब पहले प्लानिंग होगी तभी तो ऑर्गेनाइज होगा, जब ऑर्गेनाइज होगा तभी तो क्या होगा, स्टाफ होगा। अब स्टाफिंग के बाद क्या होगा, फिर डायरेक्टिंग होगा, और डायरेक्टिंग के बाद क्या होगा, फिर कंट्रोलिंग होगा, फिर से क्या होगी, प्लानिंग होगी। क्योंकि जब कंट्रोलिंग में देखेगा कि हाँ ये चीज हमारी ऐसी हुई है, तभी उसी हिसाब से वो आने वाले समय के लिए क्या बना पाएगा, नया कॉन्सेप्ट, नए प्लान, नए एग्जीक्यूशन चीजें को तैयार कर पाएगा। ठीक है जी, दैट इज। तो कोऑर्डिनेशन क्या हुआ, एक तरह से सभी के लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना कोऑर्डिनेशन के सारे काम क्या हो जाएंगे, एकदम अंधे से हो जाएंगे। अब लो जी, फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या कहा, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। जी हाँ सर, ये सारे ग्रुप एफर्ट्स में क्या करता है, इंटीग्रेशन लाता है, यानी कि सामंजस्य स्थापित करता है। कौन सा काम कब होना है, उनका प्रॉपर शेड्यूल तैयार करता है। कहना है कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ द एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब क्या है कि भैया कहने का मतलब है कि बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द वेरियस डिपार्टमेंट। ऑब्वियस सी बात है, सभी डिपार्टमेंट्स में आप एक ऑटोमेटिक फोर्स तैयार करता है। कैसे? जैसे मान लो वस्तु बन गई है, तो सेल्समैन को ऑटोमेटिक जब दिखेगा कि वस्तु बनकर तैयार हो चुकी है तो उसे बेचनी पड़ेगी। अब उसे प्रोडक्शन वाले को दिखेगा भाई सेल्समैन ने तो सारी वस्तु बेच दी, तो प्रोडक्शन वाले को क्या करना पड़ेगा, फिर से वस्तु बनानी पड़ेगी। तो दैट इज कॉल्ड का यूनिटी ऑफ एक्शन। और कोऑर्डिनेशन एक बार ही नहीं होता, कोऑर्डिनेशन लगातार चलने वाली प्रक्रिया। अगर एक बार भी कोऑर्डिनेशन हिला तो भाइयों और बहनों मैं आपको एक बात समझा दूं, आपकी कंपनी ऑन द स्पॉट क्या हो जाएगी, ढह जाएगी, टैब बोल जाएगी। तो कोऑर्डिनेशन लगातार क्या चलने वाली प्रक्रिया। और एक बात है ना, कोऑर्डिनेशन हर एक जगह है, जैसे मैनेजमेंट है ना, तो कोऑर्डिनेशन भी है, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन काम नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ये बात की सुनिश्चित करना, इस बात की क्या मोहर लगाना कि हाँ कोऑर्डिनेशन चल रहा नहीं चल रहा, ये सब मैनेजर्स का काम है। मैनेजर्स एक्चुअली सभी एक्टिविटीज पे नजर रखते हैं और देखते हैं कि क्या सभी एक्टिविटी अपने तय किए गए क्रमानुसार चल रही है, चल रही है। चाहे वो डिपार्टमेंट का हो, सॉरी चाहे सेल्स डिपार्टमेंट हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे वो किसका हो, मार्केटिंग का हो। ठीक है नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। और क्या ये काम ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अकॉर्डिंग हो रहा नहीं हो रहा। साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। जी हाँ, मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ द डिफरेंट पीपल इन द कॉन्शियस एंड द डेलिब्रेट मैनर। सर मैनेजर को क्या काम करना पड़ता है, अलग अलग लोगों के सभी एफर्ट्स को एक ऐसे प्रॉपर चैन में तैयार करना पड़ता है कि जिससे सारे काम का एक प्रॉपर वे में चले। कहता है कोऑर्डिनेशन इज नेवर, समझो कोऑर्डिनेशन का नेवर एस्टेब्लिश बाय इटसेल्फ, रादर इट इज क्या, कंसिशियस एफर्ट ऑन द क्या पार्ट ऑफ एवरी मैनेजर। जी हाँ, कोऑर्डिनेशन अपने आप से नहीं होता, जब तक मैनेजर इसको सेट नहीं करेगा तब तक कोई खुद से कुछ नहीं करेगा। कोई एक बंदा खुद से कर लेता है, कोई बंदा खुद से नहीं करता। ये काम मैनेजर का होता है कि मैनेजर चेक करता है कि क्या जो हमने तय करा था क्या वो उसी सीरियल में चल रहा है, क्योंकि अगर एक भी सीरियल गैप हो गया तो बाकी के जो होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो भैया हमें बाकी को डिस्टर्बेंस नहीं करनी है, हमें सभी को साथ में लेकर चलना, और इस काम का इंश्योरिंग कौन करवाएगा, मैनेजर करवाएगा। और जैसे कि मैंने आपको अब ये भी बताया था कि जिस प्रकार से मैनेजमेंट एक परवेसिव है, यूनिवर्सल है, उसी प्रकार से बेटा क्या है, कोऑर्डिनेशन में क्या है, हर जगह है। बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी आपका कंपनी कह लो, कोई संस्था कह लो, स्कूल कह लो, नहीं चलेगा। जैसे स्कूल होता ना कि स्कूल में मैथ्स के पीरियड के बाद क्या होगा, साइंस के पीरियड होगा, लेकिन बच्चे साइंस की कॉपी लेके बैठ गए, पढ़ने बैठ गए, अचानक से एसएसटी का टीचर आता है, बच्चों में पेलना शुरू कर देता है, धैर्य पट। हाँ बे क्यों नहीं पढ़ रहा तू साला एसएसटी,
सर जी अभी तो साइंस का पीरियड था, तो भैया यही तो होता है दिक्कत। तो हर चीज का एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, वे होना चाहिए, समझे। लीजिए अब है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या इंपॉर्टेंस सर ग्रोथ इन द साइंस। जी हाँ, अगर काम सही तरीके से होगा, प्रॉपर वे में होगा, तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, ग्रोथ भी होगा। ये बात को ध्यान रखना। क्या कहा, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। जी हाँ, जो डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है हमारे काम होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी चीजें होती हैं, उन सब का एक क्या होता है, जी हाँ, चैन तैयार हो जाती है। कोई भी काम अपने बिना स्टेप के या फिर क्या होता है बिना क्या टाइमिंग के, ना तो पहले ना तो बाद में पूरा होता है। हर काम क्या होता है कोऑर्डिनेशन के जरिए क्या होता है, प्रॉपर वे में पूरा होता है, समझे। हाँ जी हम, और ये बेसिकली एक नेसेसरी लिंक तैयार करता है सभी डिपार्टमेंट्स में, जिससे सारे काम क्या हो सके, आसानी से हो सके। नेक्स्ट है बेटा स्पेशलाइजेशन। जी हाँ, मोस्टली स्पेशलिस्ट हैव अ फीलिंग ऑफ क्या सुपेरियरिटी एंड क्या प्रायोरिटीज देयर जोन ऑफ क्या एक्टिविटीज। जी हाँ, बहुत से लोग जो होते हैं वो कहां पर अच्छा फील करते हैं, उन्हें कहां पर स्पेशल फीलिंग आती है, बोलो कहां पर आती है सर, जहां पर उनका क्या था जोन ऑफ एक्टिविटी होता है। तो कोऑर्डिनेशन सीक्स टू द सीक्वेंस एंड द इंटीग्रेट ऑल द स्पेशलिस्ट एक्टिविटी इनटू क्या होलसम एफर्ट्स। होलसम एफर्ट का मतलब क्या हो गया, जितने लोग अपनी अपनी एक्टिविटी में माहिर हैं, उन सब माहिर बंदे को क्या करता है, एक साथ मिला देता है, जिससे क्या होता है एक स्पेशलाइजेशन आता है किसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कोई बंदा मार्केटिंग में अच्छा है, कोई बंदा प्रोडक्शन में अच्छा है, कोई बंदा अपना सेलिंग में अच्छा है, कोई बंदा अपना मतलब चीजों को मैनेज करने में अच्छा है। तो सब बंदों की आप स्पेशलाइजेशन अगर आप मिला दोगे ना, तो भैया इससे क्या तैयार होगा, इससे आपको एक चीज तैयार मिलेगी। वो क्या मिलेगा कि आपके पास सारे स्पेशलिस्ट का एक ग्रुप तैयार हो जाएगा, जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट ऑफ का स्पेशलाइजेशन मिलेगा, और कम से कम चीजें कम से कम कॉस्ट पर ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या होंगी, समय पर पूरा होंगी। लो थैंक यू, ओ माय गॉड, इसका मतलब क्या है सर, पांडा सर जिंदाबाद। जी हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों ये चैप्टर हमारा दी एंड होता है। आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ मजा आया होगा। और अगर आपको मजा आया तो भैया लाइक का बटन, शेयर का बटन, सब्सक्राइब का बटन दबा के ठोको, दबा के ठोको, दबा के ठोको। और मिलते हैं हम किसमें, अपने नेक्स्ट क्या वन शॉट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, देखते रहे कैल्विन कॉमर्स। टाटा बाय बाय।